हेलो। हाय संतोष। हाँ, हाय मनोज। तो क्या होता था नहीं, मुझे वही क्वेश्चन सेल्सफोर्स था के पहले। कि हाँ, क्वेश्चन मुझे ये था कि सेल्स फोर्स एक्चुअली मैं पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत सारे वीडियो देखा, मुझे टेक्निकली कुछ समझ में नहीं आ रहा वो लोग, क्योंकि टेक्निकल भाषा में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं सिंपल में तुमसे जान लूँ सेल्स फोर्स क्या है, फिर मैं उसको टेक्निकल में समझूंगा तो समझ में आएगा। तो सेल्स फोर्स क्या है और कौन यूज़ करता है, और सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जॉब कैसे क्रिएट होती हैं, वो बस इतना मुझे थोड़ा पहले समझाओ। फिर उसके बाद आप अपन डिटेल में बात करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, हम्म, सेल्सफोर्स क्या है तुम्हारी भाषा, तुम क्या समझते ओके। देखो, सेल्सफोर्स से पहले सेल्सफोर्स क्या है, लेमन टर्म में हम बोलेंगे कि वो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन इससे हो? अपने को कस्टमर कुछ समझ में नहीं आया रिलेशनशिप कि मैनेजमेंट, मतलब, ओके। ठीक है। लेकिन इस कस्टमर शब्द से अपने को समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो क्या होता है कि मुझे नहीं समझ में आया, बिजनेसेस देखो है। मुझे समझ में आ रहा है ना। कस्टमर रिलेशनशिप मतलब मान लो कोई किसी ने बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस डाला। छोटे बिजनेस तो क्या है, आदमी मैनेज कर लेगा। ये किराना वाला दुकान खोल के बैठा है, वो अपने कस्टमर जानता है, उनको कॉल कर लेगा, एक्सेल बना लेगा, एक्सेल पे उनके सारा डेटा एंट्री रखेगा। उनको कुछ मेल वेल भेजना है तो वो कॉपी करके भेज देगा। बट जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है तो उनको कस्टमर को सर्विसेज देनी पड़ती हैं। उनका सेल्स का भी देखना रहता है कि उनका सेल्स क्या है, सर्विसेज कस्टमर की क्या है, कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को ईमेल्स भेजने हैं तो उनसे रिलेशनशिप एक तरीके से रखनी पड़ती है। तो वो सब समझ में तो आ रहा है। सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बड़े बिजनेसेस के लिए। इतना मुझे समझ में आया। अब तुम्हारी भाषा में सेल्स फोर्स के। ओके, तो होता था कि इससे पहले बिजनेसेस अपना जो भी डेटा है, कस्टमर का हो, सेल्स का हो, या फिर सर्विस का डेटा हो, किसको सपोर्ट क्या देना है, सपोर्ट कितना दिया, ये सब कुछ ज़्यादातर एक्सेल में मैनेज करते थे। या फिर कोई अपना प्रोपराइटरी मतलब अपने खुद के रिक्वायरमेंट से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहते थे। फिर बाद में ऐसा एक समय आया कि कई कंपनी आगे आई जिन्होंने इस नीड को समझा और उन्होंने एक जेनरिक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। क्योंकि हर एक बिजनेस में ये सब चीज़ें होती है, कुछ हद तक कॉमन होती है, कुछ हद तक बिजनेस के स्पेसिफिक कुछ नीड होती है। तब ऐसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सेल्सफोर्स आगे आया। तो 1999 में सेल्सफोर्स आया। इन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की और एक टूल बनाया ऐसा जिसमें कि आप अपने बिजनेस का, कस्टमर का, ये सब डेटा मैनेज कर सके। इनिशियली शुरुआत हुई सेल्सफोर्स की एज अ क्लाउड। क्लाउड होता क्या है? क्लाउड एक ऐसा समझिए ऐसा पीसी है या फिर एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट पे अवेलेबल मीन्स उसकी जो भी सर्विसेज है, या फिर उसका कहो कि आप हार्ड डिस्क है या डेटा सर्विस है या ऐसी कोई भी सर्विस जो इंटरनेट पे आप जस्ट एक इंटरनेट से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, वो चीज़ क्लाउड है। तो सेल्सफोर्स ने उसको क्लाउड पर लेकर आए। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है सेल्सफोर्स का, वो आप एक ब्राउजर पे यूआरएल हिट करो और वो सारा जो टूल्स है, प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको ब्राउजर पे विदाउट एनी इंस्टॉलेशन आपको मिलेगा। तो 1999 में या उस दशक में ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई चीज क्लाउड पे है, पूरा आपका बिजनेस क्लाउड पे मैनेज हो जाए। ओ, तो इनिशियली जो सेल्सफोर्स था उसमें जो टूल्स थे या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आज हम लोग एज अ डेवलपर इसमें क्या क्या हो सकता है या फिर जॉब के हिसाब से जो बात कर रहे हैं उसमें हम्म, है कि इसमें क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनिशियली जो लैंग्वेजेस थी वो ऐसी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी, उन्होंने खुद से अपने आप से डेवलप किया था। और उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। जैसे कि आज हम लोग लैंग्वेज का नाम सुनते हैं पीएचपी, जावा, डॉट नेट, और डेटाबेस साइड एसक्यूएल, माई सीक्वल, ओरेकल, ऐसा कोई प्रोपराइटरी कोई ऐसा कोई नॉर्मल नाम नहीं था। उन्होंने अपना ही खुद इन हाउस बनाया था जिसको प्रोपराइटरी लैंग्वेज बोलते हैं। फिर ओ, बाद में से उन्होंने एक एस कंट्रोल नाम का लैंग्वेज बनाया, हम्म, जो कि काइंड ऑफ एचटीएमएल जैसा था, टैग बेस था। अच्छा, वो लैंग्वेज का नाम एस कंट्रोल। एस कंट्रोल था जो सबसे पहले उनके सिस्टम में यूज होता है। हाँ। फिर 2007 में आया जब सेल्सफोर्स लेके आया अपेक्स लैंग्वेज। हम्म, अभी अपेक्स एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती थी।
जिसका सिंटैक्स सिमिलर लाइक जावा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, और वो प्लेटफॉर्म भी थी, उसके लिए कोई अलग से इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता था, कोई फ्रेमवर्क या कोई पैकेज इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये लैंग्वेज सीधा सेल्सफोर्स के डेटाबेस से बात कर सकती थी। तो इसमें ट्रिगर्स, क्लासेस, कंट्रोलर्स, ये सब कुछ था। 2008 में फिर सेल्सफोर्स लेकर आया विजुअल फोर्स, जो कि आप कह सकते हैं कि एक यूआई बेस्ड फ्रेमवर्क था, मोर ऑफ काइंड ऑफ एचटीएमएल, जो जैसे एचटीएमएल टैग बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है वैसा। इसमें ये भी सीधा सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पे था। इसके लिए भी कोई अलग से इंस्टॉलेशन या कोई पैकेज ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इनिशियली जब 2007-8 में डेवलपमेंट होने लगा सेल्सफोर्स पे, वो होता था यूजिंग यूजुअल फोर्स और एपेक्स। तो आज भी जो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो विजुअल फोर्स पे है, और उनके विजुअल फोर्स के डेवलपर लगते हैं। विजुअल फोर्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी लैंग्वेज सीखने के लिए, या बहुत कुछ इतना फीचर भी वो प्रोवाइड नहीं करता। तो जैसे जैसे इवॉल्व हुआ टेक्नोलॉजी, विजुअल फोर्स कहीं ना कहीं उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से पीछे पड़ने लगा। ओके। धीरे धीरे सेल्स फोर्स ने उसको एनालाइज किया और कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जो कि फ्यूचर रेडी हो। कुछ जो प्रॉब्लम थे विजुअल फोर्स में ये थे कि विजुअल फोर्स मल्टी पेज फ्रेमवर्क पे काम कर रहा था। मतलब हर बार आप क्लिक करो तो एक नया पेज खुलता था, जिसकी वजह से सर्वर पे लोड पड़ता, हर बार रिसोर्स लेके आने पड़ते। उसके बाद साथ साथ उसमें क्या था कि रीयूजेबिलिटी कम थी, और कुछ और ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से कि विजुअल फोर्स का रिप्लेसमेंट ढूंढना जरूरी था। तो 2014 में सेल्स फोर्स लेकर आया लाइटनिंग और उसके साथ साथ एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया लाइटनिंग का। लाइटनिंग आने से पहले क्लासिक ये एक प्लेटफॉर्म था। क्लासिक पे चीजें आप समझो जैसे विंडोज एक्सपी था, चलता था, सब कुछ सही था, लेकिन उसमें कुछ जो इश्यूज थे, जैसे बेटर यूजर एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, फास्टर रेंडरिंग, लेस लोड ऑन सर्वर, ये सब जो इशू थे विजुअल फोर्स में, उसको ओवरकम करने के लिए और इंट्रोड्यूस किया गया। ओरा के अंदर लाइटनिंग प्लेटफॉर्म फास्ट था, सिंगल पेज एप्लीकेशन पे बिल्ड था। उसके साथ साथ वो परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करते हुए, वो क्योंकि इसमें क्लाइंट साइड कंट्रोलर भी इंट्रोड्यूस किए गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई कि जो भी काम क्लाइंट साइड हो सकता है वो किया जाए और कम से कम सर्वर पे प्रेशर दिया जाए। लेकिन ओरा के अंदर कुछ प्रॉब्लम थे, जिस प्रॉब्लम की वजह से सेल्सफोर्स को कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। इसीलिए 2015 में सेल्सफोर्स लेकर आया लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, सॉरी 2019 में सेल्सफोर्स लेके आया लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। क्योंकि 2015-16 में जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा अपडेट आया था कि साइड में ही कई सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हो गए थे जिनको यूटिलाइज करके आप उस जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको और एनहांस कर सकते हो, परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, क्लाइंट साइड कंट्रोलर्स पे ज़्यादा काम कर सकते हो। तो इसीलिए क्योंकि 2014 में जब और आया था उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको ओवरकम करने के लिए 2019 में LWC यानी कि लाइटनिंग वेब कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया गया। ओके। तो एज ए डेवलपर आपको सीखना पड़ेगा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ प्रोजेक्ट अभी भी ओरा में है तो लाइटनिंग ओरा कैसा काम करता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई पुराना प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हो, कोई पुराना काम अगर चल रहा है, तो उसके लिए विजुअल फोर्स अभी भी सपोर्टेड है। आपको अब एक सीखना ही उसका सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो ये सब चीज़ें आप जब सीख जाओगे तब आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर कह सकते हो। अच्छा। और ठीक है। तो अब मुझे इसमें एक क्वेश्चन ये हुआ, ये तो जो आपने हिस्ट्री बता दी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हुआ, कैसे कैसे इसके मतलब ये बढ़ता चला गया सेल्सफोर्स जो आज इतना एक्सपांड हो चुका है और बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। पहले वो लाइटनिंग पे नहीं था, अब पहले क्लासिक पे ही था। क्लासिक एक्चुअली वो जैसे बोल रहे हो ना कि विंडोज, सेम विंडोज के जैसा ही दिखता है। अभी तो लाइटनिंग एकदम बढ़िया दिखता है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के जैसा। और पहले वेबसाइट वो मल्टी पेजेस हुआ करती थी, फिर वो बनी कि सिंगल पेज वाली है जेक्स वगैरह यूज करके। तो उस तरह सेल्सफोर्स ने भी अपना क्लासिक से लाइटनिंग पे स्विच कर दिया। ठीक है, वहां तक समझ में आया। अब मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, सेल्सफोर्स मैं समझ तो गया, लेकिन अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल के साथ समझा, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है सेल्सफोर्स में। सब
सबको ही पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, और मतलब सेल्सफोर्स खुद दे रहा है चीजें। लेकिन कोई भी ना, अगर कुछ भी पढ़ने जाता हूँ, रोज पढ़ने जाता हूँ, आगे जो कि आगे का टॉपिक है, तो वो सब चीजें वो तो मैं पूछूंगा बाद में। लेकिन मुझे अभी सेल्सफोर्स को ही जैसे एक एग्जांपल के साथ जानना है। जैसे हमने तो बात कर लिया कि कस्टमर को मैनेज करने के लिए बिजनेस एक्सपांड हुआ, लेकिन किस बिजनेस के लिए? अगर किसी मुझे समझना है भाई, तो मैं एक कंपनी का नाम बताओ, मतलब किस बेस पे काम करती है कंपनी, किस चीज की कंपनी है, वो कंपनी का नाम बताओ, और वो कंपनी सेल्सफोर्स यूज करती है, और कैसे उसके कस्टमर का रिलेशनशिप मेंटेन करता है सेल्सफोर्स, और उसमें जॉब कैसे लोग पाते हैं, करते हैं, वो मुझे एक बार समझा दो एग्जाम्पल के। ओके। कंपनी तो इसमें काफ़ी सारी कंपनी यूज़ करती है सेल्सफोर्स। तो आप अगर सेल्सफोर्स की वेबसाइट पे जाओगे और सेल्सफोर्स कस्टमर यू चेक करोगे आप, तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी, एयरलाइन कंपनी, हॉस्पिटल कंपनी, अलग अलग सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनी यूज़ करती है। तो मैं आपको किसी कंपनी स्पेसिफिक कोई एग्जांपल नहीं बोलता, तो कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक बोलता हूँ कि सपोजिंगली ओके। इस इंडस्ट्री में कैसे सेल्सफोर्स यूज हो सकता है। ठीक, चलेगा। सपोजिंगली आप जैसे कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, कोई कार लेने जाते हो, ओके। तो सोचिए कि कार का शोरूम है। अभी ये जो पूरा कार का बिजनेस है, कार मैन्युफैक्चरिंग करके वो कार उस डीलर तक पहुंचाना, फिर उस डीलर ने कस्टमर से इंटरेक्ट करके उस कार को बेचना, फिर वो कार बिकने के बाद उसका एक सर्विस सपोर्ट पीरियड शुरू होता है। फिर एवरी ड्यू सर्विस पे कस्टमर को कॉल करना, उससे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाना, फिर सर्विसिंग करना, उसका फीडबैक लेना, ताकि वो सर्विस और इम्प्रूव हो सके। या फिर कस्टमर को जब भी कार में कोई इश्यू आया, उसने आपके सपोर्ट को कांटेक्ट किया और आपने फिर उसको किस तरह मदद की या क्या करना चाहिए। ये एक ओवरव्यू हुआ बिजनेस का। तो अब इसमें सेल्स और कैसे यूज होता है। हम्म। सपोजिंगली आप एक कस्टमर हो, आप गए किसी शोरूम पर कार की इंक्वायरी करने। हम्म। तो जब किसी शोरूम पे जाते हो, किसी बिजनेस के पास जाते हो, तो आप उसके लिए एक लीड हो। हम्म। बिजनेस की भाषा में उसे लीड कहा जाता है। तो हम्म। लीड क्या है कि एक ऐसा कस्टमर जो अभी कस्टमर बना नहीं है। कस्टमर बन सकता है या ना भी बन सकता है, लेकिन तो आप अब कह सकते हो कि लीड इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव और सस्पेक्टिव क्लाइंट। तो जब प्रोस्पेक्टिव, आप एज अ लीड जाते मतलब? हो, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो बन सकता है, सस्पेक्टिव मतलब बन सकता है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। ओके, गॉट इट। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल क्लाइंट जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन अब अभी वो बना नहीं है, उसके बनने के चांसेस है या नहीं वो अभी। जैसे जैसे उससे इंटरेक्शन होगा, वो आपके प्रोडक्ट को समझेगा, सर्विस को समझेगा, तो उसको अगर अच्छा लगा, उसको सही लगा, तो वो आपका प्रोडक्ट ले सकता है। तो एक बार बन गया तो आपका वो कस्टमर बन जाएगा। लेकिन जब ठीक। तक नहीं बना है तब तक वो आपके लिए एक पेड़ है। ठीक है, सेल्स तो परफॉर्म। Salesforce वो सारे टूल प्रोवाइड करता है हम्म। जिसके जरिए आप एक लीड ला सकते हो, या तो मार्केटिंग करके उस मार्केटिंग को ट्रैक कर सकते हो। लेट्स से कि हमारे पास ऐसे 10,000 लोगों का डेटा है, ईमेल है, जिनको कार खरीदने में इंटरेस्ट है। समहाउ अपने पास वो डेटा आ गया है जिससे कि उन उन तक हम पहुंच सके। तो सेल्सफोर्स के मार्केटिंग सेक्शन में अपने को वो सब ऑप्शन मिलता है जिससे कि हम उन लोगों को कांटेक्ट कर सके वाया ईमेल। तो हम लोग उनको अपना अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट के अंदर ये सब डिटेल्स है। जैसे कार है तो कार अपनी इतने सीसी की है, उसका ये सब फीचर देती है, एडिशनल सिक्योरिटी फीचर ये है, या उसमें इतने सारे मॉडल है, ये प्राइसिंग है, ये हम लोग उनको ईमेल के जरिए पिच कर सकते हैं। तो वो जो ईमेल सेंड हुआ, उसका ट्रैकिंग, कस्टमर ने देखा या नहीं, रिस्पॉन्ड किया, किसने किसने रिस्पॉन्ड किया, वो सब कुछ सेल्स फोर्स में आ जाएगा। तो ये हुआ एक पार्ट, बिफोर कस्टमर बिकम योर कस्टमर। तो फिर हाँ, एक बार कस्टमर ने ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पॉज कराना चाहूंगा। जो आपने कहा कि अपने पास लेट से 10,000 डेटा है कि जो कार खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, वो कस्टमर फाइंड आउट करने के लिए भी हम सेल्स फोर्स यूज कर सकते हैं क्या? मैंने कहीं पढ़ा था, कैंपेन और मार्केटिंग क्लाउड होता है कोई, में कैंपेन रहता है, कैंपेन से हम ऐसे लोगों का, अगर मान लो हमारे पास ईमेल आईडी है, तो हम उन लोगों पे एक ईमेल भेज सकते हैं उनको, एक ये बताने के लिए कि ऐसा कुछ है क्या? वो सब भी कर सकते हैं उसमें। दैट इज वो भी एक पार्ट ऑफ सेल्सफोर्स भी है, जहाँ पर हम लोग कस्टमर को
अपना प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन मतलब ऐड दे सके या कस्टमर तक पहुंच सके, तो वो भी पार्ट ऑफ बिजनेस ही है उसका। तो सेल्स फॉर्स वो अच्छा, भी प्रोवाइड। इसमें होता है। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि कस्टमर आया आपके पास, हम्म। आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ली, आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया, और वो कस्टमर चला गया, तो आपने सेल्सफोर्स के जरिए अपने सीआरएम में उस कस्टमर के लीड का इन्फॉर्मेशन सेव की, आपने उसकी डिटेल सेव की, और आपने एक नोट बनाया कि इस कस्टमर को 2-3 दिनों बाद कांटेक्ट करना है। तो सेल्सफोर्स क्या करेगा कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव उसको नोटिफाई करेगा कि 3 दिन हो चुके हैं, आप उसको कांटेक्ट कीजिए। और इसमें इन डेप्थ में इतने सारे टूल्स है जिससे कि कस्टमर को एनालाइज किया जा सके। कस्टमर ये जो लीड है ये कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके जो इनपुट्स है जो एग्जीक्यूटिव ने कलेक्ट किए उसके बेसिस पे ये सारा जो सिस्टम है वो एनालाइज करेगा। और अभी इसमें एआई भी आ चुका है, तो वो आपको ज़्यादा ज़्यादा सेल्स कैसे हो सकता है, कोई एक तो जो लीड है उसको कन्वर्ट करके सेल्स में कैसे बनाया सकता है, वो सारे भी टूल्स इसमें हैं। तो कहने का तो मतलब आप फिर उसे कांटेक्ट खरीद करोगे। कार को खरीदने से लेकर कस्टमर का डेटा मेंटेन करना, उनका सेल्स क्या हुआ, मतलब कंपनी का प्रॉफिट कहाँ हो गया, कंपनी की चीजें, कंपनी का डेटा रिपोर्ट्स, और कस्टमर की भी को सर्विस देना। सेल्स और सर्विस इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स इसमें बोले जाते हैं। और इस तरीके से वो पूरा बिजनेस, ओवरऑल कार का बिजनेस जो है मैनेज कर सकता है सेल्स फोर्स। और तो इस तरीके से सेल्स फोर्स यूज हो, कहने का मतलब ये है। यस यस, राइट है। तो ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया ओवरऑल कि किसी भी बिजनेस, ऑयल कंपनी का बिजनेस ले लो, या फिर कोई भी बिजनेस ले लो, उस ये भी जितने भी बड़े बिजनेस हैं, सारे बिजनेसेस में हम सेल्स फोर्स को यूज कर सकते हैं, करेक्ट? बड़े भी छोटे भी मिड साइज भी, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यूज कर सकते हैं उसे। तो कुल मिला के कस्टमर से रिलेशनशिप का मतलब ये है कि रिलेशनशिप तक ही नहीं, उसको सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी एक रिलेशनशिप का ही पार्ट हुआ एक्चुअली। तो मतलब रिलेशनशिप बनाने से लेके रिलेशनशिप को मेंटेन करने तक का सारी फंक्शनैलिटी, जितनी भी चीजें हैं, वो सब एक बिजनेस की सेल्स फोर्स देख सकता है, करेक्ट? यस यस, राइट। ओके, इस तरीके से मतलब बिजनेस ओनर को इजी पड़ता है, और उसके एम्प्लॉयज को भी इजी पड़ता होगा कि वो सब करते हैं। तो हम इसको देखेंगे, और जैसे अगर कोई एग्जाम्पल हमको मिला या आपको मिला तो हम उसको आगे भी शेयर करेंगे पूरा इन डेप्थ। तो ठीक है, अभी के लिए सेल्स फोर्स पे हमने बात कर ली। और अगले सेशन में हम और क्वेश्चन ले लेंगे इसके। तो अगले सेशन में मेरा क्वेश्चन शायद ये रहेगा, जैसे सेल्स फोर्स तो अभी पता चल गया, मेरा क्वेश्चन शायद ये रहेगा कि सेल्स फोर्स में यूजर्स कौन है? जैसे एक होता है कि डैशबोर्ड यूजर, एक होता है बैक एंड यूजर, और क्लाउड की ऑब्वियसली क्लाउड की बात करेंगे, क्लाउड के बाद ही हम यूजर पे जाएंगे, या फिर यूजर को पहले बात कर लेंगे उसके बाद क्लाउड पे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, तो पहले यूजर की बात कर लेंगे। तो अगर आप बता सकते हो अभी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ओके। सेल्स नेक्स्ट। फोर्स में क्या होता हम्म। है, सेल्स फोर्स में जैसे क्या होता है जैसे मेरा कि कहने का मतलब ये है कि मान लो कार वाले जो ओनर है, उसने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रखा है जो कस्टमर से हम्म, कांटेक्ट करती है, उसकी सर्विसेज, मतलब कार की सर्विसिंग होती है ना, बार बार हम करवाने जाते हैं, तो वो हम्म, टाइम टू टाइम कैसे हर महीने, हर तीसरे, मतलब हर तीसरे महीने कैसे कॉल कर देती। तो मुझे वो चीज हम्म। बताओ कि वो कौन से यूजर के अंडर आती है, और बैक एंड यूजर कौन से होते हैं, फ्रंट एंड और डैशबोर्ड के यूजर कौन से होते हैं, ओनर का कैसे रोल रहता है सेल्सफोर्स में, ये थोड़ा इस पे थोड़ा सा अगर। ओके। तो समझो कि ओनर वो है जिसने सेल्स फोर्स को चूज किया है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कस्टमर का डेटा, बिजनेस का डेटा, सारा डेटा सेव करने के लिए, उसको उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकालने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जो ओनर है वो एज अ एक मेन एडमिन हुआ, सिस्टम एडमिन हुआ। तो वो क्या करेगा, जब सेल्सफोर्स का एक इंस्टेंस खरीदेगा उसके बाद वो दूसरे और यूज़र बनाएगा। तो वो दो टाइप के यूज़र बनाएगा। एक वो टाइप है जो कि सेल्सफोर्स को बैकएंड से मैनेज करेंगे,
बैकएंड क्या होता है? बैकएंड वो जगह है जहाँ से सेल्सफोर्स को कॉन्फ़िगर किया जा सके, जहाँ से सेल्सफोर्स को डेवलप किया जा सके, कस्टमाइज़ किया जा सके। तो हम और जैसे आप जैसे नहीं जो नहीं नहीं, मैं रोकूंगा यहाँ। डेवलप किया जाए और कस्टमाइज किया जाए, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो कस्टमाइजेशन फ्रॉम बैक एंड एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बैक एंड, ये मुझे दोनों अलग अलग बातें समझ में आती हैं। तो ये बताओ पहले कि कस्टमाइजेशन भी और डेवलपमेंट दोनों बैक एंड में आता है, या फिर कस्टमाइजेशन ही सिर्फ आता है, लाइक सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, दिस इज कम्स अंडर कस्टमाइजेशन फ्रॉम बैक एंड, और वही बैक एंड होता है, या फिर डेवलपर का भी पार्ट आता दोनों चीज़ें आती है। कस्टमाइज़ेशन करने का मतलब ऑलरेडी कोई चीज़ डेवलप्ड है, लेकिन उसको थोड़ा अपने बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्वीक किया जाए, चेंज किया जाए। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ है ही नहीं, या फिर है भी तो उसमें कुछ और एडिशनल फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की जाए, या फिर पूरा एक नया फीचर ही बनाया जाए, तो वो डेवलपमेंट है। तो ये है। कहने का मतलब, कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि सेल्स फोर्स में बनी बनाई सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कोई जो कार कंपनी का ओनर है, वो सेल्स फोर्स की बनी बनाई सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, तो ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन कर दे और उसी को बस यूज करे। लेकिन अगर उसको स्पेसिफिक कोई फीचर चाहिए, तो वो सेल्स फोर्स डेवलपर जो है वो बैकएंड से डेवलप करके दे सकते हैं, करेक्ट? बराबर। ओके, तो ठीक है, एक ये बात हो गई, तो मुझे बैकएंड समझ में आ गया। और एक हो गया, ठीक है, बैकएंड हो गया। और फ्रंट एंड, इसमें फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड मतलब वो साइड जिसमें सीधा वो एप्लीकेशन बन गया, एप्लीकेशन जो डे टू डे लाइफ में उनको यूज करना है, रियल लाइफ यूजर को। तो जो शोरूम के केस में, कार शोरूम के केस में जो एग्जीक्यूटिव है, वहाँ का फ्लोर मैनेजर है, वहाँ के जो भी ऑपरेटर है, या फिर सपोर्ट एजेंट है वहाँ के, या फिर मैकेनिक है, ये सब हो गए उसके फ्रंट एंड के यूजर। और बैकएंड में जो भी डेवलपर है, या फिर डेवलपमेंट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक कंपनी है जिन्होंने 10 15 20 या 100 डेवलपर्स को हायर किया है, टेस्टर को हायर किया है, अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं, ताकि वो कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन या डेवलपमेंट करके फ्रंट एंड यूजर को दे सके जो फीचर रिक्वायर्ड है। वो सारे बैक एंड यूजर है। और फ्रंट एंड में जो भी शोरूम पर काम कर रहे हैं, जो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या जो जैसे कोई एडमिन है जो डेटा देख रहा है, कोई मैनेजर है, ये सब सारे फ्रंट एंड यूजर है। अच्छा, मतलब फ्रंट एंड वाले लोग जो शोरूम में बैठ के काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव या फिर उसके एम्प्लॉयज, उसको कार ओनर कंपनी के जो एम्प्लॉयज रहेंगे, ठीक है, कार कंपनी के, वो लोग फ्रंट एंड कहलाएंगे, जो फ्रंट एंड यूज करते हैं। बैक एंड वाले वो हैं जो ऑफिस में बैठेंगे और कॉन्फ़िगरेशन, लाइक एडमिन्स हो गए, सेल्सफोर्स एडमिन्स हो गए, वो कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेंगे। डेवलपर्स जो हो गए वो डेवलपमेंट, नई चीजें डेवलप करने में या कॉन्फ़िगरेशन में ही कोई ट्रिकी पार्ट है उसको हेल्प करने के लिए वो लोग रहते हैं, करेक्ट? बराबर। ओके, तो ठीक है, ये बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों बातें समझ में आ गई कि सेल्सफोर्स पे एक ऐप डेवलप हो जाएगा, उस डेवलप ऐप को यूज करते हैं जो लोग, एग्जीक्यूटिव लोग, वो हो गया, उसके हम्म। एम्प्लॉय हो गए जो कार सेल करने में या जो भी करने में मदद करते हैं। और एक हो गई डेवलप टीम जो उस ऐप ही को बिल्ड करेगी, तो वो हो गई बैकएंड। ओके, समझ में आ गई। ये लोग डायरेक्ट कस्टमर से अप्रोच नहीं रखते हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये कहीं और ही बैठ के ऑफिस में काम करते हैं। ओके, समझ में आई मुझे बात, ये क्लियर हो गया एक पॉइंट। अब क्लाउड के ऊपर थोड़ा चले जाते हैं। अगर क्लाउड जैसे, हाँ, क्योंकि अभी फ्लो फ्लो में है तो क्लाउड भी समझ में आ जाएगा। सर्विस, सेल्स, मार्केटिंग एंड देन कम्युनिटी क्लाउड, कि पहले कुछ और नाम से जाना जाए जाता था शायद, या फिर अब कुछ नाम चेंज हुआ। तो वो अगर क्लाउड के बारे में पता चले तो ठीक रहेगा। तो ठीक है, इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। ओके। चलेगा, ओके।